चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक और टॉपिक लेके चल रहे हैं। फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करता हूं, और उसके पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोग चूंकि डॉक्टर एन.एल. सिन्हा जी के फिलॉसफर फॉलोवर्स हैं, उनकी फिलॉसफी पे काम करने वाले लोग हैं दोस्तों, इसलिए मुझे जो सिखाया गया है मैं उस पर काम कर रहा हूं। अभी नया नया जो थ्योरी आ रहा है वो बदल रहा है, पूरे एज को बदल के रख दिया है ना। हम लोगों के समय जब ये शुरू हुआ था, तो उस समय हम लोगों को जो सिखाया गया था हमने उस पर भी काम किया है ना। इसलिए उसके बारे में हम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, उसके बाद में हम लोग इस फिलोसॉफी के बारे में समझते हैं। जब डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्रूड बनता है तो इस टाइप से रहता है दोस्तों, आप देख लीजिए, है ना। जब डिस्टिलेशन प्रोसेस से बन रहा है तो इस तरह से क्रूड रहता है। आप क्लियर यहां पर विजिबल करके देख सकते हैं, ये क्लियर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए आप, है ना। ये है आपका जी और ये है आपका P4, है ना। ऐसे में कई मेडिसिन दिखा सकता हूं। ये है क्रूड बेसिस, ठीक है। ये है आपका ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये है आपका कैंसरसोफाइल, ठीक है। और इसी चीज को जब स्पेजरिक में बनाया जाता है, ये है डॉक्टर हरविंदर सर, जो हमारे पंजाब के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाया है। ये स्पेजरिक एसेंस है, ये है D3 बेस, है ना। ये डिस्टिल वाटर बेस मेडिसिन है। ये है
एनएल सिन्हा जी के यहाँ के, वीबी सिन्हा जी के यहाँ की मेडिसिन दोस्तों, डॉक्टर वीबी सिन्हा एंड सन्स, ये स्पेजरिक एसेंस है, ठीक है। मेरे पास हर कंपनी के, यही नहीं, अभी अगर हम घर बनाना चाहें तो देखिए ये बना है ना, ये सिंगल प्लांट इंडियन प्लांट के लेवल पर बना है, ये है अर्जुन, है ना, अर्जुन का, ठीक है। डॉक्टर मनोज सर हैं हमारे दिल्ली के, डॉक्टर मनोज सर से मैंने ये रिक्वेस्ट करके इंडियन प्लांट में बनवाया है, ये है क्रूड, ठीक है। अगर आप इन चीजों को महत्व को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जब इलेक्ट्रोमैथ में काम करते हैं उसका जड़ किस रूप में आ रहा है। सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट आपने अलग अलग कर लिया, उसको फिर मिला लिया, रीयूनियन कर लिया, देन सबसे पहले ये क्रूड बना, ठीक है। ये क्रूड वहां पर उनको बनता है फार्मेसी वालों को। कभी भी फार्मेसी आपको क्रूड नहीं बेचता, कभी नहीं बेचेगा दोस्तों, क्योंकि उसका लॉस होगा, बहुत जबरदस्त लॉस होगा, है ना। आपको ये चीज समझने की जरूरत है दोस्तों। हम लोग जब यहाँ पर क्रूड की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग इसको गलत बताएंगे, लेकिन मैं आपको सारी चीज क्लियर करके बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पर हर चीज की महत्ता समझ में आए दोस्तों। अगर आप क्रूड के लेवल पर काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पर D3 स्पेजरिक के लेवल पर काम करना चाहते हैं, मैं सभी तरह का काम करता हूं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया कि कहां पर D1 का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, D1 की प्रैक्टिस भी बताऊंगा, कहां स्पेजरिक का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, कहां डायल्यूशन का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और जहां फेलियर होता है हाई पोटेंसी का रिजल्ट वहां क्यों अच्छा मिलता है ये भी बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। और आप में से जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस चीज का प्रूवन है दोस्तों, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो जब क्रूड होता है D1, D2, D3 में तोड़ा जाता है, ठीक है, यही आपको स्पेजरिक के नाम से दिया जाता है। इसके बारे में एक सिंगल अलग से टॉपिक है, डोज एंड डोसोलॉजी के अंतर्गत यह D1, D2, D3 क्यों नहीं दिया जाता है, या D1, D2 क्यों नहीं दिया जाता है। और आजकल तो क्या कर दिया है, हमको जब सिखाया गया था, हमको कहा गया था कि D3 से आपको डायल्यूशन बनाना है ना, लेकिन अभी जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं D4 से आपको डायल्यूशन बनाना है। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आया, कभी लॉजिक समझ में नहीं आया कि D4 से डायल्यूशन क्यों, है ना। होम्योपैथ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, होम्योपैथ में भी कभी भी यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि इसका डायल्यूशन कैसे बनाया जाता है ना। इसका एक डिफरेंट चैप्टर लूंगा, वहां पर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो याद रखना D1, D2, D3 ये स्पेजरिक एसेंस, और बहुत सारी कंपनियां तो कमाई के चक्कर में आपको D4 दे रही है, इसीलिए कंपनियों पे बिलीव नहीं होता हम लोगों को, है ना। अब जब आप क्रूड लेते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि भाई हमने D1 खुद ने बनाया, D2 खुद ने बनाया, D3 खुद ने बनाया, D4 खुद ने बनाया, D5 खुद ने बनाया, D6 खुद ने बनाया, D7, D8, D9 और D10। इसके बाद मेडिसिन में किसी भी प्रकार का उस मेडिसिन का मॉलिक्यूल्स का पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेगा, यानी 10th डायल्यूशन के बाद में केवल और केवल एनर्जी पास होगी, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन का मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए D1, D2 और D3 को माना जाता है एक्यूट रेमेडी, D4, D5, D6 को माना जाता है क्रॉनिक, D7, D9 को माना जाता है डिजेनरेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव, और D10 को माना जाता है एंटी कैंसरस, एंटी ऑटोइम्यून डिसीज, D10 को माना जाता है। ये क्लियर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा आप, ताकि मैं जब आपको इसकी फिलॉसफी बताऊंगा आगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी एक्यूट डिसीज होती है D1, D2, D3 ये एक्यूट रेमेडी माना जाता है, बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो इसको समझाने के लिए मैं आपको होम्योपैथ के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये एक्यूट पे काम कर रहा है, D4, D5, यही तो कारण है दोस्तों, जब आपको स्पेजरिक दिया जाता है तो वो यही कहता है कि एक्यूट डिसीज आपके पास कम आएगी, आप क्रॉनिक में काम कीजिए, आप स्पेजरिक से काम कीजिए। तो स्पेजरिक यानी जब आपको D3 दिया जा रहा है, ये D3 से आप डायल्यूशन बनाएंगे तो पहले D4, D5, D6 बनाएंगे, यही चलता आ रहा है दोस्तों। आप जब D4, D5, D6 बनाते हैं
तो इन डायल्यूशन से आप वहां पर दोस्तों कोई भी क्रॉनिक डिसीज को बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। यहां पर यह माना जाता है D4 में ये आपका एक्यूट पर, D5 आपका सब एक्यूट पर और D6 आपका क्रॉनिक पे काम करता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे एक्यूट में सीधा आपको D6 देना है। जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, मैं इसका एक सिंगल टॉपिक आपको लूंगा दोस्तों, वो आपको समझ में आएगा। आपका जब एक्स्ट्रा वहां पर किसी भी प्रकार का, यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि कैंसर में सीधा D4 दे दीजिए, आप कैंसर में सीधा D4 दे दीजिए, है ना, यहां पर सीधा यह कहा जा रहा है। और सब एक्यूट केसेस है या एक्स्ट्रा ग्रोथ जितनी होती है उसमें D5 दीजिए, और एक्यूट डिसीज जितनी होती है दोस्तों वहां पर आपको, या क्रॉनिक डिसीज जो होती है, बहुत डीप सीटेड डिसीज होती है, वहां नेगेटिव दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमको फिलॉसफी पे जाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। हम यहां पर क्या समझना चाहते हैं, इस फिलॉसफी के लेवल पर जाना पड़ेगा दोस्तों। बिकॉज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अगर आप किसी भी प्लांट्स को ले रहे हो, है ना, तो उसकी फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा इसीलिए मकसद होता है कि मैं डिटेल में आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्लांट को अगर समझ गए, भाई जान को ही नहीं आप समझ पाए कि ये इस व्यक्ति की जान है, लाइफ है, तो वो लाइफ क्या है आपकी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लाइफ है प्लांट्स, है ना। वो क्यों, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, और मैंने होम्योपैथ का एग्जांपल देने का क्यों कहा आपको, मैं दोनों का कंपैरिजन भी बता रहा हूं कि कहां पर मिस्टेक रह गई हनीमन सर से, और कहां पर लास्ट में उन्होंने अडॉप्ट किया था इस बात को, है ना। मैं चूंकि बीएचएमएस भी हूं तो मुझे ये पता है, मुझे ये फिलॉसफी बताई गई है ऑर्गन ऑफ रेमेडीज में होम्योपैथ की, कि वहां पर उनकी लास्ट में 50 मिलीसिमल पोटेंसीज को उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के तर्ज पर वहां पर बनाया था दोस्तों। बिकॉज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो प्लांट्स थे उन्होंने देखा था कि इनकी प्रॉपर्टी बहुत डेंजरस है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और इसको जो समझ गया वो दुनिया में राज करेगा, बिकॉज उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्लांट्स जितने यूज किए गए 115 प्लांट्स, उनमें बहुत बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आप और मैं तो बहुत अधूरे हैं दोस्तों आज भी, लेकिन फिर भी हम रिजल्ट ले रहे हैं। और जिस दिन हम इस फिलॉसफी में घुस गए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहली ऐसी प्रणाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बनेगी जो पूरे डिसीजेस को क्योर कर जाएगी दोस्तों, है ना। आप अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की इस फिलॉसफी को समझते हैं तो समझकर बहुत सारे अनसॉल्व सब्जेक्ट को, वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आज यही होता आ रहा है, आप देख लो, आप में से कई लोग यहां पर ऐसे हैं जो अनसॉल्व से सॉल्वेशन को बहुत तेजी के साथ करते जा रहे हैं दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं दोस्तों कि आप जब वेजिटेबल्स लेते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो आप यही चीज तो ले रहे हो, है ना। आप कहते हो साहब इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें इतना प्रोटीन होता है, इसमें इतना विटामिन होता है। आपने कभी सोचा है ना, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमको, इनसे प्रोटीन मिलता है, इनसे विटामिन मिलता है, इवन आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। कहते हैं ना आप यहाँ पर ये चीज लो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि सब मिले हुए, छोटी 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 इकाई आपस में मिलकर आपके लिए हेल्दी होती है। करेक्ट, आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो ना। यही चीज फिलॉसफी के रूप में हमको समझने की जरूरत है दोस्तों। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी जो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, ये सब मिलकर इंपॉर्टेंट सोर्स प्रदान करते हैं, और उन्हीं इंपॉर्टेंट सोर्स को लेकर आप अपनी बॉडी की ग्रोथ के लेवल पर काम करते हो। बिकॉज जब आपने मेटी जी ने यहां पर विशेष तौर से समझा था, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट की स्टडी की थी, बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखी थी कि इन प्लांट में इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है ना। डॉक्टर दुबे के बुक आप ले सकते हो, मैं आज आपको पीडीएफ मतलब उसकी फोटो डालूंगा। डॉक्टर दुबे ने इसमें बहुत अच्छी एक जानकारी दी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट्स के लेवल पर, आपके पास होना चाहिए दोस्तों, है ना। बिकॉज ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, इनको देखकर आप बायोलॉजिकल एक्टिव जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं ना, आप उसकी पूरी रिसर्चेस को देख सकते हो। लेकिन अभी भी रिसर्चेस अधूरी है दोस्तों, है ना। बिकॉज जितने आप और मैं मिलकर वर्क कर रहे हैं, ऐसे ही फार्मेसी भी कर रही है काम, है ना। जब वो फार्मेसी वहां पर काम कर रही है तो उनके पास पूरी रिसर्च पेपर आ रहे हैं। बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड को हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। ये हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है दोस्तों, है ना।
तो ये जो क्रूड इसेंस न बेचकर ये जो स्पेसिफिक बेच रहे हैं ना, उसका जो पैसा कमा रहे हैं वो उसमें लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं उनको गलत भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, जब बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स को फाइटोकेमिकल्स कह रहे हैं तो उनको ये पता लग रहा है कि इस प्लांट में इतने इतने फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, है ना। अब जब प्लांट के प्रत्येक पार्ट में ये फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है दोस्तों, है ना, सब जगह से आप प्राप्त करते हो। आप रूट से प्राप्त कर रहे हो, आप स्टेम से प्राप्त कर रहे हो, आप लीव्स पत्तियों से प्राप्त कर रहे हो, आप फ्लावर से प्राप्त कर रहे हो, आप फ्रूट से प्राप्त कर रहे हो, आप सीड से प्राप्त कर रहे हो। ये जानकारी किसको है बताइए आप मुझे, है ना। कई सीनियर्स को जाके पूछेंगे, उनको नहीं पता है, उनको बताया ही नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, अब जितनी रिसर्चेस होती जा रही है ये सब चीज निकल कर आ रही है, और जब आप यहां पर देख रहे हो ये फाइटोकेमिकल्स कभी ऐसे ही यूज किए जाते थे, है ना, आपको रिजल्ट मिल जाता था। पुराने आयुर्वेद में पुराने जितने भी होते थे, किसी को बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, उनको पता होता था, वो उसको पीस लेते थे और वहां डाल देते थे, पेशेंट ठीक हो जाता था, है ना। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे केसेस में ये जो फाइटोकेमिकल मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की वैरायटी के साथ साथ रॉ मटेरियल के जैसे यूज किए जाते थे। ये बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन हमने कभी खोजा नहीं दोस्तों, है ना। हम ये जानते हैं कि नेचर से हमें जो भी मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में हमें प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं, है ना, एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, है ना। आप उनसे बात तो करिए, उन प्लांट को समझने की कोशिश तो कीजिए, है ना। आप किसी लड़की को देखने जाते हो और आपको वो पसंद नहीं आती तो क्या आप उसको कहते हो नहीं यार चल कर ही लेता हो यार, छोड़ो जो होगा देखेंगे? ऐसा नहीं, आपको पसंद आता है ना, आपको पसंद आता है तब आप बोलते हैं हाँ चलो ये लड़की मुझे पसंद है, मम्मी कर दो शादी मेरी। ठीक है, तो यही चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, प्लांट ने हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट प्रोड्यूस कराने, है ना। हमें पता तो चले, इंडिया में प्राचीन काल से ही मेडिसिनल प्लांट का यूज करते आ रहे हैं दोस्तों हम लोग। हमारे साधु महात्मा कोई ऐसे थोड़ी थे दोस्तों, बहुत डीप साइडेड साइंस का हम लोगों ने अध्ययन किया है। जो चीज आज पता चल रही है हमने सालों पहले बता दिया, उनको कैसे पता चला, है ना। कौन सा वहां पर रिसर्च विंग था भाई, है ना। इसीलिए अभी भी वहां पर इन मेडिसिनल प्लांट का यूज कैसे किया जाएगा, कौन सी डिसीज में किया जाएगा, आज भी वहां पर चला आ रहा है। आप कहते हो चलो ठीक है, इस पेशेंट का पेट खराब हो रहा है, काम करो नक्स भूमिका दे दो। होम्योपैथ के किसी भी डॉक्टर के पास जाओ वो बोलेगा नक्स भूमिका दे दो। आप बोलते हो क्या ऐसा? क्यों नहीं बोलते हो आप, है ना, क्यों नहीं बोलते हो? इस चीज को प्रूव करके मैं बता रहा हूं दोस्तों, समझिएगा, फिलॉसफी है। इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सिस्टम है दोस्तों, ये बहुत बड़ी वैरायटी के रूप में पाया जाता है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, है ना। अपने अपने कल्चर के आधार पर यूज करने वाली मेडिसिन भी अलग अलग है। देखो, मिलती सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। कोई इस तरह से बना रहा, कोई इस तरह से बना रहा, कोई कूट के बना रहा, कोई लिक्विड करके बना रहा, है ना। इसे आप इथनिक मेडिसिन के रूप में जानते हो, है ना। वेस्टर्न कल्चर के आ जाने के कारण इन मेडिसिन का नॉलेज डिसअपियर हो चुका है ना। जो हमारे पास था पूर्वज, हमारे जितने पूर्वज थे, जो साधु महात्मा थे, जो लोग वैद लोग थे, नाड़ी पकड़कर चिकित्सा कर देते थे, सूंघ के स्मेल देकर चिकित्सा कर देते थे दोस्तों, है ना। लेकिन अब फिर से इंडिया जाग गया है, ठीक है, फिर से इंडिया जाग गया है, फिर से डॉक्टर्स जाग गए हैं, पुनः इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना में आपने देखा था दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझा था, है ना। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट को भी न के बराबर होते हुए देखा गया दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं। एक मेडिसिन को, मॉडर्न साइंस के एक मेडिसिन को लेने से इतना खतरनाक साइड इफेक्ट डेवलप होता है कि उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। आप लोगों ने देखा है, कई केसेस में देखा है कि मेडिसिन रिएक्शन हुई और पेशेंट बचा नहीं पाए। लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद जैसी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इनमें किसी भी मेडिसिन को आपने देखा तो आपने देखा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को समझकर कि कोई भी व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं आज तक, है ना। इंडिया में 80% इन्हीं ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करते आ रहे हैं, है ना। ये देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये है पुनर्नवा। ये पुनर्नवा क्यों है ना, मैं किडनी के लिए यूज कर रहा हूं, है ना, कैंसर के लिए यूज कर रहा हूं, है ना। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को, जब आपका सेकंड सेम या थर्ड सेम होगा, मैं इंडियन प्लांट का कैंसर केयर ड्रॉप आपको बताऊंगा, जिसमें मेरा रिसर्च चल रहा है। 60-40 का रेशियो आ रहा है अभी। जो रेशियो होता है ना वो सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी 60% रिजल्ट में लेकर आ गया हूं। यानी अभी मुझे 20% और मिला कि आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल शेयर कर दूंगा आप लोगों को मैं। याद रखिएगा दोस्तों,
जब हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो उनका मॉडर्न मेडिकल प्रिपरेशन के आधार पर हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता जा रहा है और वातावरण में चेंज हो जाने के कारण दोस्तों बॉडी का जो कैरेक्टर होता है, जो सामंजस्य होता है, वो भी चेंज होता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, बिकॉज जो फाइटो मेडिसिन होती है ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन के बीच में एक लिंक हो रहा है। यानी जितने भी बड़े बड़े फॉरेन में रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मानने लग गए कि नहीं साहब, एलोपैथ के साथ हमें इन ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इन ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज देखकर गांव में जैसे यूज हो रहा है या वेद लोग जो यूज कर रहे हैं, आप और मैं यूज कर रहे हैं, और जब ये फीडबैक्स हम लोग शेयर करते हैं ना फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, आप बड़े न्यूज चैनलों पे, तो उन चीज को फॉरेनर लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना, और रिसर्च करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा केमिकल है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो फाइटो मेडिसिन जब वहां पर लिंक के रूप में डेवलप हो रही, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में मेडिसिनल प्लांट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के हेल्थ केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज किए जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान से तो बहुत सारे लोगों को लेकर गए, भाई अमेरिका ने नीम को पेटेंट करा लिया, जबकि वो तो हमारे यहाँ का वहां तो होता ही नहीं था, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, डिफरेंट एलिमेंट के ट्रीटमेंट में डिफरेंट प्लांट का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए आपको हेल्थ बेनिफिट देखना है कि इस प्लांट का ये यूज है, इससे पेशेंट को क्या हेल्थ बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए इंडिया में इन प्लांट का प्रयोग प्राचीन समय से करते आ रहे हैं दोस्तों। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, इथनिक मेडिसिन के रूप में आप करते आ रहे हो, है ना। बड़ा सा क्लास है, बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में दोस्तों। इसीलिए जो वेस्टर्न कल्चर है या मॉडर्न कल्चर है दोस्तों, वो इस प्रकार के मेडिसिन को, नॉलेज को वो डिसअपियर करने में लगा हुआ है कि ये जितना भी नॉलेज हो सके डिसअपियर कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे मॉडर्न मेडिसिन का ही उपयोग किया जाए, दूसरी चीजें यहां पर नो। लेकिन आपके और हमारे जैसे आयुर्वेद के लोग, जो कुछ एक चंद लोग हैं दोस्तों, है ना, पुनः इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। और देखिए आप, इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इस महत्वपूर्ण विचार के साथ में आप में से कई लोगों ने, आपको इसका पता नहीं था, फिर भी आप लोगों ने कई पेशेंट्स को समझाया और पेशेंट ने आपसे बिलीव करा और ट्रीटमेंट लेकर ठीक भी हुए, है ना। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट, है ना, प्लांट को लेकर प्राइमरी हेल्थ की नीड को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये वही तो कर रहे हैं हम, वही तो मैं बता रहा हूं आपको। ये सिंगल बता रहा हूं कि भाई ये इंडियन प्लांट है, ये है कचनार छाल, ये कचनार से बना हुआ है, ये क्रूड है कचनार का। क्या काम करता है अब आपको बताया दोस्तों, कचनार गूगल कितना काम करता है ना। याद रखना, कैंसर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। जब आप मेडिसिनल प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ी चीज होती है, कौन सी मेडिसिन में कितना मिलाऊं, क्या मैं सब इक्वल मिलाऊं, है ना। ज्यादातर लोग इक्वल की बात करते हैं, क्योंकि इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, है ना। वो ये कहते हैं कि प्रिपरेशन परम आवश्यक है, हम तो सब इक्वल मिला के दे रहे हैं, दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फाइटोकेमिकल्स के लेवल पर ट्रेडिशनल मॉडर्न मेडिसिन के बीच में जब लिंक है, तो मॉडर्न मेडिसिन आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी मेडिसिन उठा के देख लीजिए, है ना, वहां पर लिखा होता है ये इतना परसेंट मिला है, इसको इतना परसेंट मिला है। आप किसी भी मेडिसिन के ऊपर देख लीजिए दोस्तों, इवन हमारी रेमेडीज में भी देख लीजिए, जो मैं आज समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बहुत सारी जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, वहां पर इंडिविजुअल, एक स्वयं या फिर समाज के बीच में, है ना, ये याद रखना दोस्तों, मेडिसिनल प्लांट का, हेल्थ केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आजकल शेयर किया जाने लगा है। और यही कारण है मेडिसिनल प्लांट बहुत ही सुरक्षित रूप से वहां पर डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आप एक जंगली प्लांट को जो नेचर में डेवलप हो रहा है और एक खुद कल्टीवेट करके आप डेवलप कर रहे हो, देयर में भी डिफरेंसेस, वहां पर प्लांट के बिहेवियर में चेंज आ रहा है दोस्तों। माइंड कीजिएगा इस बात को, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के कारण चेंज आ रहा है। अब एक समुद्र तल से ऊपर पैदा होता था, आज उसको आप समुद्र तल के पास में उगाने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए बहुत सारे एलिमेंट को देखने के बाद, समझने के बाद ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो भी बदल गया है ना। ये प्लांट्स ह्यूमन की नेचुरल ग्रोथ के लिए, बेसिक न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ऑयल, मिनरल्स, ये सब प्रोवाइड कराने में उपयोग किया जा रहा है ना। ज्यादातर फॉरेन में भी आजकल इन्हीं नेचुरल चीजों को खाने पीने के लेवल पर यूज किया जा रहा है दोस्तों। और यही कारण है,
ज्यादातर इन प्लांट का कंपाउंड इलेक्ट्रोमेपैथ और अल्टरनेट इलेक्ट्रोमेपैथ या अल्टरनेट मेडिसिन में इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है दोस्तों, है ना। कल्चर किया जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर में भी मॉडर्न मेडिसिन को टक्कर देने के लिए इसका यूज किया जा रहा है दोस्तों, है ना। हम इसे नहीं जानते हुए भी कई प्रकार से उपयोग में ला रहे हैं। अभी देहरादून सेमिनार में मैं एक साइंटिस्ट से मिला था, वहां पर उन्होंने मुझे आर्टिफिशियली, है ना, अपना वातावरण बनाकर, एक बड़े से हॉल में अपना वातावरण बनाकर केवल वाटर के लेवल पर, केवल वाटर के लेवल पर या कैसे मिनरल्स में आपको इसे प्लांट को जो डिसअपियर हो गया है उस प्लांट को कैसे रिजनरेट करा रहे हो, वो टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में समझ के आया हूं। और बहुत जल्दी मेरा हॉस्पिटल बन रहा है सामने, अभी मैं हॉस्पिटल नहीं बना रहा हूं, उसको पहले स्टोरेज बना रहा हूं, है ना। 4 BHK का पूरा फ्लैट बना रहा हूं और बहुत जल्दी सेमिनार में वो चीज वहां मैं शो अप करूंगा। स्पेजरिक बनाने की टेक्निक आप सबको बता दूंगा, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल्टीवेट प्लांट्स को आप कल्टीवेट कैसे करेंगे, आपको जितना जरूरत है उतना कल्टीवेट कर लो, प्लांट्स को समय के अनुसार कल्टीवेट कर लो, ये भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है दोस्तों। क्या बैकग्राउंड है, यही समझने की कोशिश करना है आपको, और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मैंने कल 2 चीज बताई थी, एक ओवम एक स्पर्म बताया था। ये ओवम और ये मैंने आपको स्पर्म बताया, ठीक है। आपने इसको कंबाइन किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में यहां पर ये स्टेजेस डेवलप होना शुरू हुई, है ना। ये फर्टिलाइज ओवम यहां पर डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपको मैं समझाने की चीज ये है, क्या आप कहीं पर भी किसी का डेवलपमेंट देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे आप, है ना। प्लांट भी इसी रूप में डेवलप हो रहा है जैसे आप डेवलप हो रहे हो। इधर प्लांट को देखो, इधर हम अपने शरीर को देखते हैं, है ना। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। आपकी सबसे छोटी इकाई क्या है बॉडी की, सेल है ना। ये क्या करती है, जब आप आपकी बॉडी में देखेंगे तो ये दोनों एक मां के एक पिता के सेल मिली, आपका जायगोट बन गया। अर्थात यहां पर जब आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा तो सबसे छोटी इकाई सेल, जब सेल आपस में मिलेगी तो दूसरी इकाई बनेगी टिश्यू, जब टिश्यू आपस में मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन कई मिलकर बनाएंगे सिस्टम, और ये सिस्टम मिलकर बनाएगा आपकी बॉडी। ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, सेल, सिंगल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी, यही चीज बन रहा है ना। आपसे केवल मैं 2 चीज पूछता हूं, ये फिलॉसफी अगर ऐसी है तो आप मुझे बताइए, टिश्यू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग, है ना, सेल से टिश्यू बना, तो एक जैसे काम करने वाले टिश्यूज अलग अलग होते हैं, है ना। ये नहीं कि नोज इसका टिश्यू अलग, फेरिंग्स लैरिंग्स इसका अलग, आपके ये जो थ्रॉट रीजन है इसके टिश्यू अलग, है ना। तो डेवलपमेंट अलग अलग टिश्यूज अलग अलग रूप में यूनिट के रूप में वहां पर कलेक्ट हो रहे हैं, मेकिंग ऑर्गन्स, आपके बॉडी के ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो एक ही प्रकार के टिश्यूज जो एक ही प्रकार के ऑर्गन्स को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर जब सिस्टम बना रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है न्यू सिस्टम बन रहा है ना। और ये सिस्टम वहां पर प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। अर्थात यही चीज प्लांट में है, यही चीज ह्यूमन बींग्स में, केवल अलग अलग है। तो इसका मतलब यह है कि जब छोटी छोटी इकाई यहां से शुरू होकर यहां बन रहा है बॉडी, तो आप मुझे बताओ, क्या कोई रोग सीधे बॉडी में आ जाएगा, क्या कोई रोग सीधे सिस्टम में आ जाएगा, क्या कोई रोग सीधे ऑर्गन को अफेक्टेड करेगा, बताइए मुझे, है ना। जब भी कभी किसी व्यक्ति की सेल में कोई भी चेंजेस होगा तो क्या एकाएक हो जाएगा, इस वातावरण को चेंज करने में पसीना आ जाता है ना। जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रोमेपैथ से, होम्योपैथ से, आयुर्वेद से, तो इस वातावरण को चेंज करने में पसीना आ रहा है आपको, है ना। बिकॉज जब सेल में डेवलप हो रहा है तो उसको काफी समय लगता है, एकाएक डिसीज नहीं आती, है ना। सेल के अंदर, आपकी इम्यूनिटी के अंदर, आपके डीएनए आरएनए के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, उन चीजों से लड़ने के बाद कोई डिसीज डेवलप होती है दोस्तों, है ना। तो जब आप इलेक्ट्रोमेपैथ पढ़ेंगे तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि सेल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो धीरे से टिश्यू में आएगा, और टिश्यू में जब आ रहा है तो डेफिनेटली ऑर्गन में आएगा।
ऑर्गन में जब आ रहा है तब वो सिस्टम में आएगा, और सिस्टम में आ रहा है तब बॉडी में आएगा, है ना। आप कह रहे हो साहब इसको तो जीआईटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपने कहा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आपने सोच समझ के बोलना क्या हुआ, है ना। आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल प्रभावित हुई, सेल से टिश्यू प्रभावित हुआ, टिश्यू से ऑर्गन हुआ, ऑर्गन से सिस्टम हुआ। आपने कहा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, आपने कहा आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, आपने कहा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। आप बताइए, आप कह रहे हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो किडनी आ गया, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरिथ्रा आ गया, सभी एक साथ अफेक्टेड हो गए? पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो यूरिनरी ट्रैक्ट की सेल सबसे पहले प्रभावित हुई, देन टिश्यू हुआ, देन ऑर्गन हुआ, देन सिस्टम हुआ। उसके बाद आपके पूरी बॉडी में, यानी आपको स्टोन डेवलप हो रहा है तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, रिफिट पेन हो रहा है, यानी आपकी बॉडी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि यहां पर जब तक रिवर्स में आप वहां पर सेल के लेवल पर नहीं जाओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे? आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रोमेपैथ में ऑर्गन पे काम करने वाली मेडिसिन है, एकमात्र इलेक्ट्रोमेपैथी है जो सीधा ऑर्गन पे काम करता है, सेल को प्योर करके, टिश्यू को प्योर करके सीधे ऑर्गन पे काम करता है ना। वो कैसे भाई, ये भी बता दो, वो कैसे? समझिए फिलॉसफी को दोस्तों। बिकॉज हमारा जो पूरा बॉडी का जो सिस्टम होता है जब डिस्टर्ब होता है ना दोस्तों, तब बहुत सारी एरर्स डेवलप होती है सेल में, सेल के वातावरण में। यानी जो टिश्यू फ्लूइड है उस टिश्यू फ्लूइड से इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी सेल के अंदर का और सेल के बाहर का वातावरण परिवर्तित हो गया, तब जाकर आपको डिसीज होगी। अन्यथा अगर दोनों के बीच में बैलेंस है कोई दिक्कत नहीं, आपका बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप हेल्दी स्टेट में हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, एक डिसीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और वो डिसीज उस सेल पे जाकर काम करती है। ऐसे नहीं कि बॉडी के सभी सेल अफेक्टेड हो गए, पॉसिबल ही नहीं, मर जाओगे आप, है ना। एक सेल में प्रॉब्लम शुरू हुई, उसी प्रकार के सेल के टिश्यू में हुई, उसी प्रकार के टिश्यू के ऑर्गन में हुई, उसी प्रकार का ऑर्गन के सिस्टम में हुई, और वो उसके कारण आपको बॉडी में देखने को मिलता है ना। याद रखना, अगर आप इस सेल को जिसमें डिसीज डेवलप हुई है, अगर इस प्रॉब्लम से आपको मुक्त होना है तो सबसे पहले ऐसी रेमेडी यूज करना जो पर्टिकुलर इस सेल पे जाकर काम कर रही, इस टिश्यू पे कर रही है, इस ऑर्गन पे कर रही है ना। इसीलिए मेटी जी ने कहा डिफरेंट करा होम्योपैथ और इलेक्ट्रोमेपैथ में, है ना। वो समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं 2 पॉइंट आपको बता दूं। इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी डायरेक्टली टचेस टू द सेल्स, क्लियरली बोल रहा हूं, एक वर्ड में समझ जाइए, है ना। यही बेस है इलेक्ट्रोमेपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लीजिएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रोमेपैथी है जो डायरेक्टली सेल पर जाकर काम कर रही है ना। आप दावे के साथ बोलो इस सेल पे पहुंचाना है, बिल्कुल पहुंचा। मेटी जी ने आपके हाथ में मक्खन दिया है, घी आपको कैसे बनाना आप देखो, या उसको सड़ा के फेंक दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी डायरेक्टली टचेस टू द सेल, याद रख लेना दोस्तों, है ना। जो क्योर करने का काम करती है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, है ना। यही नहीं, क्योर नहीं करती, ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं कर रही, क्योर तो कर ही रही है, प्रिवेंट भी कर रही है दोस्तों। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स बिकॉज इलेक्ट्रोमेपैथिक थ्योरी बिलीव्स कि आपके बॉडी अगर हेल्दी स्टेट में है, उसके बावजूद आप मेडिसिन लेते जा रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस डब्ल्यूई, यानी 25 ml आपका सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस D4 से 5 ml आपका डब्ल्यूई मिलाकर आप लेते रहिए, या मल्टीविटामिन 1 और 2, है ना, आपको बताया जाएगा। ये लेते रहिए, आपको टच है कोई बीमारी तो मुझे बताइएगा दोस्तों, है ना। याद रखना, इट इज बिलीव्ड टू बी टॉप क्लास रेमेडी, है ना। याद रखना, ये बहुत ऑथेंटिक काम करती है, और ऑथेंटिक होने के कारण दोस्तों इसकी जो फिलॉसफी होती है ना, बहुत पॉजिटिव होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी समझाना चाहता हूं ताकि आपको ये सिस्टम समझ में आए कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में क्या डिफरेंस होता है ना। आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें बहुत सारी थ्योरीज चली आ रही, लेकिन जो थ्योरीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना, मेटी जी की बात करता हूं, मैं मेटी जी के फॉलोअर्स की बात करता हूं, मैंने कुछ बुकों में पढ़ा है, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये साइंस आपको बहुत इजीली समझ में आएगा
क्यों? क्योंकि कल से मैं प्लांट शुरू करने वाला हूं, थोड़ा सा फिलॉसफी और एक प्लांट, है ना। मेटी जी ने अपने रिसर्च में क्या देखा था, है ना, उन्होंने देखा कि होम्योपैथ है इंडिविजुअली पे काम करती है, आयुर्वेद है बहुत सारी चीजों को कूट पीट के मिक्स कर लिया, बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स रेमेडीज के रूप में मुझे बनाना है ना, जिन्हें इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में उन्होंने नाम दिया दोस्तों, है ना। केवल और केवल एकमात्र ट्रू और एफिशिएंट हीलिंग फोर्स होती है दोस्तों, एकमात्र सत्यता है जिसको आपको प्रमाणित करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, ये ब्लड और लिम्फ में ग्रो करने वाले जितने भी डिफरेंट प्रकार के जर्म्स होते हैं, जो रोग के कारण होते हैं, जो सेल्स को अफेक्टेड करके काम करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में डिसीज, वो ऑर्गेनिज्म उन सेल्स में पर्टिकुलर डिसीज को डेवलप करते हैं, है ना। और ये हमारे वाइटल फ्लूइड ब्लड और लिम्फ है, तो ब्लड और लिम्फ को, वाइटल फ्लूइड को प्यूरिफाई करके इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का गुण इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में है, जो सीधे सेल के लेवल पर जाकर काम कर रही है ना। इसीलिए डिफरेंट प्रकार के, ये जो मैंने फिलॉसफी आपको अभी तक समझाई है ना, अलग अलग अलग, ये इसीलिए समझाई कि डिफरेंट प्रकार के जो सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, उनके फ्यूजन के द्वारा नेचर का प्रत्येक वर्क कॉन्स्टिट्यूट होता है। हर चीज इन छोटे 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 चीजों को मिलने से आपका शरीर का निर्माण करती है, या पर्टिकुलर उन सब्जेक्ट्स का निर्माण करती है। जैसे प्लांट, प्लांट भी उसी तरह बन रहा है, हम भी उसी तरह बन रहे हैं। आपको चाय बनाना तो कैसे बनाओगे, आपको कॉफी बनाना तो कैसे बनाओगे, है ना। ज्यादा मिला दोगे तो, कम ज्यादा मिला दोगे तो कैसा टेस्ट होगा, है ना। यही कारण है दोस्तों, डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर राइट क्वांटिटी में, किसको कम किसी को ज्यादा, राइट क्वांटिटी में मिलाकर फ्यूजन करते हो तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने आता है ना। याद रखना दोस्तों, इसीलिए इस प्रिंसिपल के आधार पर, जिसकी प्रत्येक सेपरेट केस में स्वयं का एप्लीकेशन होता है दोस्तों, आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम में? आप जब यहां पर जिस जिस सिस्टम के सेल को अफेक्टेड पा रहे हो, उसका टिश्यू ऑर्गन तक, वहां पर आपको सीधे जाना पड़ेगा दोस्तों। वो कैसे, है ना। हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना है कि हमारी मेडिसिन संयुक्त रूप से, है ना, संयुक्त रूप से एक सहायक के रूप में काम कर रही है। बिकॉज जितने भी अदर साइंस है, जैसे होम्योपैथ है, आप यहां पर नक्स होमिका ले लो, है ना, यहां लाइकोपोडियम ले लो, ये दोनों साथ में नहीं दे सकते आप, दोनों एडवर्स काम करती है, रिएक्शन करती है ना। ये इंडिविजुअलिटी के आधार पर तय होती है ना। नक्स ओमिका का पेशेंट कैसा होगा, लाइकोपोडियम का कैसा होगा, ये अगर आपने जान लिया तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में यू आर द बेस्ट इन ओवर इंडियन डॉक्टर्स, ठीक है। बिकॉज मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पर मेडिसिन बहुत ही सहायक रूप से काम कर रही है। इसीलिए मेटी जी ने ऐसा सिलेक्ट किया, पहले 500 प्लांट देखे, उनमें से बहुत सारी मेडिसिन बनाई, बहुत सारों के रिजल्ट नहीं आए। उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया इलेक्ट्रिसिटी पर, और उसके बाद S1 S2 इस प्रकार से देखना शुरू किया दोस्तों, बनाना शुरू किया। उन्होंने क्या करा, पहले 15-17 प्लांट मिला के S1 बनाया, धीरे 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 कम ज्यादा किसी प्लांट की मात्रा करते गए और फिर हटा दिया। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, S1 का ये 8 प्लांट बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस प्लांट में ऐसा ऐसा रेशियो होना चाहिए, इसकी इतनी मात्रा, इसकी थोड़ी कम मात्रा, इसकी ज्यादा मात्रा। क्यों? ये प्लांट बहुत स्लो काम करता है, तो उसकी उन्होंने ज्यादा मात्रा कर दी, है ना, ताकि ज्यादा क्वांटिटी करेंगे तो इसके रिजल्ट आएंगे। और कोई प्लांट ऐसा था कि बिल्कुल देते के साथ असर होता है, तो उनकी उन्होंने कम क्वांटिटी कर दी। और कोई प्लांट ऐसा होता था, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है, इन दोनों के फंक्शन को बढ़ाकर, हाँ ठीक है यार, तुम काम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं भी सपोर्ट करता हूं। इस प्रकार से उन्होंने रेमेडीज का निर्माण किया दोस्तों, ठीक है। दैट इज द साइंस। और जब उन्होंने देखा इस प्रकार की थेरेपेटिक एक्शन उन्होंने देखी, तो बहुत से पार्ट के रूप में देखी, ये मेडिसिन का इतना पार्ट, ये मेडिसिन का इतना पार्ट, है ना। और जब वो निकाल के आए तो उन्होंने उनका मेन एम देखा, कंप्लीट क्योर करना। उनका एक ही एम था कि मैं ऐसी मेडिसिन, प्लांट बेसिस में ऐसी मेडिसिन बनाऊं जिसका काम होना चाहिए, इधर दिया पेशेंट को क्योर होना चाहिए, भले देर है अंधेर नहीं है, कुछ समय लगेगा लेकिन क्योर कर देंगे, है ना। और यही कारण है दोस्तों, उन्होंने इस चीज का टेली किया, होम्योपैथ की स्टडी करी, आयुर्वेद की स्टडी करी, पैरासेल्सिस साइंस की स्टडी करी, और उन्होंने देखा कई रेमेडीज को यूनाइट करके, है ना। याद रखना दोस्तों, आजकल होम्योपैथ के द्वारा प्रैक्टिसाइज हो रहा है ना, एक प्रकार से रेडिकल मिस्टेक है दोस्तों होम्योपैथ की। बिकॉज उनकी जो मेडिसिन बनाने का तरीका है, वो
कई मेडिसिन को एक साथ नहीं मिला सकते आप। अगर आप मिलाएंगे तो होम्योपैथ साइंस की रियल प्रोग्नोसिस में रुकावट होगी दोस्तों। ये नहीं आप जो अच्छा करना चाहते हो रुक जाएगी, है ना। इसीलिए होम्योपैथ में आप कई रेमेडीज को नहीं मिला सकते, क्योंकि उनका बनाने का तरीका क्या है, सारे प्लांट्स को ले लिया, अच्छे तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और एक मशीन के अंदर उसको क्रश कर लिया, है ना। उस क्रश पार्ट को अल्कोहल और डिस्टिल वाटर के लेवल पर मिक्स करके आपका मदर टिंचर के रूप में लिया है। उसमें तो गुड और बैड दोनों चीजें होगी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होगा, तो डेफिनेटली वहां पर क्रूड एसेंस का यानी उनका जो मदर टिंचर होता है उसके रिएक्शन होता है ना। इसीलिए बहुत सारे मदर टिंचर दिए नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे मदर टिंचर इतना टॉप क्लास, आप नक्सोमिका दे के देख लो मदर टिंचर, पता लग जाएगा आपको, है ना। कई चीज बहुत अच्छी है और कई चीज वहां पर डिफिकल्ट क्रिएट करती है दोस्तों। इसीलिए जैसे जैसे हैनीमैन सर ने वहां पर अपना रिसर्च किया, वैसे ही मेटी जी ने अपने लेवल पर उस समय उनको जो साधन मिल गया उस साधन के आधार पर उन्होंने अपना रिसर्च किया, और जब एक्सपीरियंसेस करने चले गए दोस्तों तो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे सिम्टम की डिसीजेस जो है दोस्तों, बहुत सारी रिकाउटें होती है ना, उन्होंने देखा सिंगल रेमेडी से क्योर नहीं हो रही, है ना। बहुत सारी रुकावटें होती है, वो सिंगल रेमेडी से क्योर नहीं होती, और उन्हें वहां पर कई रेमेडीज को कॉम्बिनेशन के आधार पर यूज करते हुए देखा और केयर करते हुए देखा। तो उन्होंने ये देखा होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बस बेसिक अंतर यही है कि होम्योपैथिक में सिंगल रेमेडी से क्योर करने की जरूरत होती है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कॉम्प्लेक्स रेमेडी होती है, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं और बहुत इजी काम करते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया? होम्योपैथ में सिंगल रेमेडी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कंपाउंड रेमेडी है दोस्तों। कई प्लांट्स मिक्स करके एक रेमेडी बनाई, आपने नाम दिया S1, उसमें कई प्लांट्स है ना। ऐसा क्यों? यदि होम्योपैथ की बात करें दोस्तों तो वहां पर यदि मेडिसिन का, आपको ये एक फिलॉसफी बता रहा हूं कि भाई ये ही क्यों, वाई ये इज बेस्ट देन होम्योपैथी, बिकॉज यदि होम्योपैथ की बात कर रहे हो दोस्तों, अगर आपने किसी पेशेंट को आया है ना, आपने वहां पर उपयोग किया और उपयोग करने के बाद में आपने अगर सही मेडिसिन का सिलेक्शन किया तो पर्टिकुलर पार्ट या सिस्टम से वो मैच करती होगी तो क्योर बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योर 100% पॉसिबल है। एक व्यक्ति आया मुंह के छाले के लिए आया, है ना, मुंह के छाले के लिए, देयर आर मल्टीपल रेमेडीज ऑफ होम्योपैथी। मर्कसोल दे दो, है ना, नक्सोमिका दे दो पेट खराब के कारण, बोरेक्स दे दो, है ना, ऐसी कई मेडिसिन निकल कर आएगी, लेकिन अगर वो वाकई में एक्यूरेट होगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके पास ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी है, बकल कैविटी के लेवल पर है तो C2 दे दो, है ना, थ्रॉट के लेवल पर है तो आप C13 दे दो, स्टमक के अंदर अल्सर है तो आप C15 दे दो। आपने क्या करा, आपने एक सिंगल रेमेडी ऑर्गन के बिहाफ पर बना ली कि इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ये ऑर्गेनिक मेडिसिन दे दो, ठीक हो गई। आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअलिटी को देखने की जरूरत नहीं, दैट इज द बेस्ट साइंस। इसीलिए आपको यहां पर ज्यादा मेडिसिन मिलाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप एमएमपी ग्लोबल से प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए आपको यहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैं सुपीरियर मान रहा हूं दोस्तों, बिकॉज यहां पर क्योर पॉसिबल है। होम्योपैथ में क्या होता है, अगर क्योर नहीं हुआ, मान लो आपने एक मेडिसिन सिलेक्ट की, बोरेक्स 30 दिया, नहीं जा रहा छाला, है ना, आपको मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा, है ना, अन्यथा मेडिसिन वहां पर चेंज करना पड़ती है दोस्तों। और यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऑर्गन से रिलेटेड मेडिसिन है, इसलिए मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत सरल होता है। 60+ मेडिसिन है, होम्योपैथ में 1500 मेडिसिन है, पढ़ो कितना पढ़ते हो आप, है ना। इतनी मोटी मोटी मटेरिया मेडिका है, अपनी तो मटेरिया मेडिका ही नहीं है, और है तो वो इतनी बड़ी बड़ी है ना। इसीलिए दोस्तों याद रखना, ऐसे केसेस में जब सिंगल रेमेडी को आप सिलेक्ट करते हो, एक्चुअल डिसीज ओवरकम हो जाती है दोस्तों। ओवरकम मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैंने सिंगल रेमेडी दी, ठीक हो गया, ऊपर ऊपर आपको ठीक रखना है, लेकिन जो उसकी जो मार्बिडिटी है ना अंदर, वो प्रिंसिपल समय है ना, वहां पर दोस्तों रिमूव या डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो रिमूव नहीं हो रहे, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, बिकॉज सेकेंडरी सिम्टम वहां पर डेवलप हो रहा है, और यही कारण है जनरल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए इसे इनकम्प्लीट क्योर कहा जाता है। वहां पर आपको जो डिसीज के लिए आपने सेलेक्ट किया था रेमेडी, वो कुछ समय के लिए दब गई, पेलिएट हो गई, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आ गई, है ना। इसीलिए दोस्तों ये इनकम्प्लीट क्योर है, इसीलिए मैं भी होम्योपैथ को इनकम्प्लीट मानता हूं दोस्तों। होम्योपैथ में सिंगल रेमेडी से होता है, ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक स्पेशल केसेस में आपको रेमेडीज बदलना पड़ती है ना। हर स्पेशल केसेस में इंडिविजुअलिटी के आधार पर आपको मेडिसिन बदलना पड़ती है दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऐसा है क्या, है ना।
याद रखना दोस्तों, प्रत्येक स्पेशल केस में होम्योपैथ में आप बदल रहे हो, बिकॉज यहां पर जो पर्टिकुलर एक्यूट डिसीज के रूप में आप देख रहे हो, तो होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्यूर है, ये सिद्धांत है। और उस सिद्धांत पर आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, क्यूर होने पर मेडिसिन चेंज हो जाती है। यानी आपने एक सिम्टम के आधार पर मेडिसिन दिया, वो ठीक हो गया तो 30 से 200 पे चले जाओ, 200 से आप 1M पे चले जाओ, या एक आधे सिम्टम उस एक रेमेडी के सिलेक्शन से चले गए, उसके बाद में आप देखेंगे कि नहीं अब वो सिम्टम चले गए, मेडिसिन चेंज करो, दूसरे सिम्टम की मेडिसिन दो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना, याद रखना। प्रत्येक न्यू फेज में मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करते रहते हैं होम्योपैथ वाले, है ना। इस रैपिड चेंजेस के परिणाम स्वरूप आप जानते हो क्या होता, पेशेंट की स्टेट में एग्रीवेशन हो जाता है। उसकी जो स्टेट है, डिसीज की स्टेट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, उस स्टेट में वहां पर एग्रीवेशन होता है। और यही कारण है दोस्तों, वहां पर डिसीज के उत्पन्न होने पर, है ना, यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के कॉम्प्लेक्स रेमेडीज का उपयोग करोगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के कॉम्प्लेक्स रेमेडी का उपयोग करने पर आप देखेंगे रेमेडीज के माध्यम से प्रत्येक सिम्टम को तेजी से वहां पर आप क्यूर करते हुए देखेंगे, रिमूव करते हुए देखेंगे, है ना। यही कारण है, डिसीज यदि लंबे समय तक डेवलप नहीं रहती है, उसके कॉज रिमूव हो जाते हैं, पेशेंट क्योर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल प्लांट्स, एक मेडिसिन S1 8 प्लांट, है ना। यह आवश्यक नहीं है दोस्तों कि जब भी सारे सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं वो वहां पर रहें। सेकेंडरी या सब एक्यूट सिम्टम को एंटिसिपेट करके दोस्तों आप उनके डेवलपमेंट को अरेस्ट कर सकते हो। इसका छोटा सा उदाहरण आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। आज वर्तमान भागदौड़ परिस्थिति में मोबाइल ज्यादा चलाना, है ना, टाइम पे खाना नहीं खाना, स्ट्रेस ज्यादा होना, दिन भर नोट पानी, है ना, आजकल कौन नोट नहीं कमाना चाहता, है ना। याद रखना दोस्तों, आजकल लोग बहुत परेशान है, नींद नहीं आती साहब, बहुत एसिडिटी हो रही है, सर सिर भी बहुत दुखता है। ये 3 सिम्टम आप देख लीजिएगा, बहुत कॉमन है। जब आपका सेकंड ब्रेन, जिसको आप इंटेस्टाइन कहते हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरिया, 1.5 मिलियन गुड एंड बैड बैक्टीरिया यहां पर होते हैं, जो आपके पूरी बॉडी के हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। एब्जॉर्प्शन कराना, चेंजेस करना, बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को निकालना, और जो ताकत की चीजें, जो न्यूट्रिशन की चीजें, उसको अडॉप्ट करके आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये काम बहुत जरूरी होता है ना। ये अगर प्रभावित हुआ, आप मतलब आप कह रहे हो कि साहब मैं यहां आता हूं तो बीमार हो जाता हूं और वहां जाता हूं तो ठीक हो जाता हूं, समझिए एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है ना। ऐसे अंदर का और बाहर का एटमॉस्फेयर भी होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा, कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे एसिडिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ये एसिडिटी धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट हो रही, ये धीरे धीरे इंडाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा, ये धीरे धीरे गैस्ट्रेलिया या चेस्ट पेन में कन्वर्ट हो रहा। इसकी वजह से आपको जैसे एसिडिटी होती है, आप भूखे पेट रहते हो, आपको हेडेक आना शुरू हो गया, और हेडेक आने के तुरंत बाद वहां पर आपको बहुत तेजी के साथ में ऐसी कंडीशन होती है कि वॉमिटिंग नौसिया होता है, और कई बार आप रात रात भर तक सोते नहीं। ये आज की कॉमन समस्या है। जानते हो आपको क्या करना है? सिंगल मेडिसिन का प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप ट्रीटमेंट कर रहे हो हेडेक का, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो इंसोम्निया का, नींद नहीं आ रही साहब, आप इसका ही ट्रीटमेंट कर रहे हो ना। आपने कभी पेशेंट ने आपको क्लियर बताया ही नहीं कि मुझे सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ था, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रही, सालों हो गए मुझे ये प्रॉब्लम, क्या आपको नहीं बताया? आप सीधे जा रहे हो इंसोम्निया में। ठीक कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पाओगे आप, है ना। यहां पर आपको जाना पड़ेगा इम्यूनिटी के लेवल पर, S1, है ना। 2 तरीके से, मैंने इसीलिए कहा था मैं आपको हर चीज बताऊंगा यहां कैसे करना है। S1 का सेकेंड ग्लास और WE-D4 से 5 ड्रॉप 4 टाइम्स, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है विदाउट एनी साइड। ऊपर से नीचे रिवर्स ले आएगी, इंसोम्निया को यहां से ठीक करते हुए, हेडेक को ठीक करते हुए, आपके एसिडिटी गैस्ट्रेलिया को ठीक करते हुए नीचे ले आएगी, है ना। ये MMP ग्लोबल से ये डायरेक्ट आपको D4 में देना है। लेकिन अगर इसी को आप थोड़ा सा उल्टा करें, S130/30 या S200/30, अगर ये अल्टरनेट करके डायल्यूशंस में देंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज ये भी न्यूट्रल डायल्यूशन है, ये भी इसी प्रकार का रिजल्ट आपको लेकर आ जाएगा। आपका इंसोम्निया, ये जितने भी कंप्लेन है, सारी चीज चली जाएगी। और अगर सिंपल सा सिंथेसिस
सेकेंड प्लस डब्ल्यू जो मैंने आपको बताया था 25 ml प्लस 5 ml। आप इसे आरएस में बना के कॉटन पे डालकर 5-5 बूंद स्मेल करा दीजिए, 2 से 3 महीने में विदाउट एनी ओरल मेडिसिन आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी पूरी। और अगर इसी का 5-5 ड्रॉप दिन में 4 टाइम देना, ओरली देना चालू करा तो भी हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने क्या बता दिया? बिकॉज ये बहुत सी चीजों का मिलान है दोस्तों। कैसे? जब आप एक्सपीरियंसेस करते हैं तो आपको ये जो ऑब्स्टिकल नजर आ रहे थे, जो रुकावट नजर आ रही थी, वो आपने देख लिया कि हाँ साहब यहां पर ये रुकावट थी, कारण यहां का था, आपने कारण इनसे सारी चीजें आपने कवर कर ली। आपका हेल्दी स्टेज सेल को ठीक किया, सेल का पावर ठीक किया, सेल से टिश्यू ठीक किया, टिश्यू से ऑर्गन अपने आप ठीक होने लग गया, ऑर्गन से जैसे सिस्टम का आया तो यहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, इसके कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक बात चली गई, है ना। आपने यहां पर मेडिसिन को नेगेटिव करा, ये नर्वाइन हो गई, ये नर्व पे काम करने लग गई, यानी नर्वस सिस्टम के माध्यम से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के माध्यम से इसने अपना काम कर दिया दोस्तों, है ना। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल प्लस नेगेटिव, है ना। कैसे किया इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। आप जब यहां पर टेबल प्रैक्टिस में देख रहे हो तो यहां पर आप बहुत छोटी छोटी सी देख रहे हो, है ना। आप यहां पर देख रहे हो कि भाई जो भी डिसीज डेवलप हो रही है होम्योपैथी के फील्ड में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज काफी ज्यादा एडवांस है, ये चीज प्रूव करके बता रहा हूं। आप अगर होम्योपैथ की कोई चीज स्मेल करा के देख लो, पता लग जाएगा आपको, है ना। ये बहुत एडवांस है, ये माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट के माध्यम से काम करती है, इसलिए इमीडिएटली सेल के अंदर जाकर प्रवेश करती है। माइंड इट। अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज को ग्लोबल्स के रूप में ग्लासेस में देते हो तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और गैसेस स्टेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है बहुत तेजी के साथ, सबसे पहले तेजी के साथ सेल में अडॉप्ट हो जाता है। अगर ये चीज आपको पता है ना, दुनिया की कोई सी भी ताकत, कोई सी भी डिजीज को ले आओ, आप क्योर करने की कोशिश कर सकते हो, क्योर भी हो जाएगी दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम का जो प्रिंसिपल क्या है, वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्ब इज द काजेज ऑफ डिसीज, अर्थात ब्लड और लिम्ब का दूषित होना ही कारण है। और यही कारण है दोस्तों, किसी का डिसीज का डेवलप होना अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी के द्वारा ब्लड और लिम्ब का प्यूरिफिकेशन कीजिए, डिसीज को क्योर कीजिए। कैसे? इसी चीज को प्रूव करके दूसरे तरीके से बता रहा हूं। ये आपका ब्लड वेसल्स है, ये आपकी आर्टरी है, ये आपका वेन है ना, ये आपका वेन है, ये आर्टरी है, ये आपका पूरा टिश्यू है, और ये टिश्यू फ्लूइड है ना, ये टिश्यू फ्लूइड है। अब यहां पर आपने क्या करा दोस्तों, यहां से आपने यहां पर ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन आपने छोड़ दिया, हार्टरी है ना, हार्ट के माध्यम से आपने आर्टेरियल सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को छोड़ दिया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इस सेल के अंदर आया, तो किसके माध्यम से आया, ये टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से आया ना, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हुआ, है ना। और ये अंदर है, वो क्या हुआ, इंट्रासेल्यूलर हुआ, सेल के अंदर। लेकिन इन दो सेल के बीच में भी तो फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, दो सेल के बीच में, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आकर यहां पर उसने अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस किया, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में यहां पर दोस्तों इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, ठीक है। यहां पर इसने सेल और टिश्यू के लेवल पर अपना जितना काम करना था कर दिया, सेल ने अपना रिपेयर कर लिया, अपनी हेल्थ में पार्टिसिपेट किया, आपके बॉडी के एनर्जी के लेवल पर किया, ये सब आपने कर लिया। अब यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल कहां गया, वेन्स में गया, और वेन्स में जाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करेक्ट। तब आपके पास दो तरीके हैं, है ना, वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ काजेस ऑफ डिसीज, ठीक है। आपने देखा कि ये ब्लड और लिम्फ, तो जहां पर ये आर्टरी है, ये ब्लड है ना, ये ब्लड है, लेकिन यहां से टिश्यू फ्लूइड में आएगा तो ये मिडिल मैन कौन होगा दोस्तों, वो होगा लिम्फ, ठीक है। लिम्फ मिडिल मैन होगा, तो इस ब्लड से जितना भी न्यूट्रिशन आएगा इस लिम्फ के माध्यम से ही आएगा, और इसी लिम्फ के माध्यम से वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा,
ठीक है। इसीलिए मैंने कल आपको क्लियर इस बात को इंडिकेट किया था कि 80% आपका जो सर्कुलेशन होता है ब्लड से होता है, 20% जो होता है आपके बॉडी में सर्कुलेशन वो लिम्फेटिक चैनल से होता है। आप ब्लड और लिम्फ को अगर प्यूरिफाई करते हो तो सबसे पहले आप सेल पे जाके काम करोगे, ठीक है। आपका यहां पर सेल के लेवल पर काम होगा और सेल से फिर टिश्यू फ्लूइड पे होगा और टिश्यू फ्लूइड से उस ऑर्गन पर होगा। इसलिए आपकी मेडिसिन सीधे ब्लड और लिम्फ के माध्यम से सीधे सेल को टच करती है, ये यहां पर प्रूफ होता है। और यही कारण है आप जब यहां पर कोई भी मेडिसिन देंगे, चाहे वो D1 के रूप में दो, D2 के रूप में दो, D3 के रूप में दो या फिर हाइपोटेंसी के रूप में दो, है ना, डायरेक्टली ये सारी मेडिसिन इन सेल के अंदर अडॉप्ट होगी और सेल के अंदर अडॉप्ट होकर वहां पर बहुत तेजी के साथ में आपके टिश्यू में और टिश्यू से ऑर्गन में जाएगी। और इसीलिए आप किसी भी लेवल पर पेलिएट नहीं करोगे, आप वहां पर पूरी साफ सफाई करके उस डिसीज से मुक्त करने की कोशिश करोगे, यानी क्योर, यानी श्योरली क्योर हो रही है दोस्तों। और यही कारण है जब किसी का डिसीज का डेवलपमेंट होना हो रहा है दोस्तों, तो आप कह रहे हो ब्लड अफेक्टेड हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं कल बताऊंगा कि एक्यूट डिसीज क्या होती है, सब एक्यूट क्या होती है और क्रॉनिक क्या होती है ना, और उसमें बॉडी में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर आप इस प्रकार से ब्लड और लिम्फ के फंक्शन को समझकर इन दोनों को प्यूरिफाई कर दो। कैसे करोगे, है ना, आपके पास आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ को फॉर्मेशन तक का काम स्क्रोफलोसो ग्रुप का होता है ना। देयर आर 8 ग्रुप्स। आपके जो इलेक्ट्रोमोपैथ में 8 रेमेडी है, वो भी टाइम नहीं है, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथिक रेमेडीज आपको कुछ नहीं करना, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है ना, आप डिसीज को क्योर कर सकते हो दोस्तों। प्रत्येक स्पेशल ऑर्गन को आप किसी भी डिसीज से बचा सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑर्गेनिक रेमेडी है दोस्तों, है ना। उसकी फंक्शन के फ्री एक्सरसाइज कराकर, उसके स्ट्रक्चर की फ्री एक्सरसाइज कराकर पैथोलॉजी से मुक्त कर सकते हो दोस्तों, है ना, बिना किसी वायलेंस के। पता भी नहीं चलता है ना, किसी भी डिसीज में साइड इफेक्ट नहीं होता हमारी मेडिसिन का, और इसीलिए ठीक करने का पावर इलेक्ट्रोमोपैथ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस जड़ को साफ करके उस डिसीज से लड़ने का पावर नहीं है। लेकिन जो वाइटेशन हो रहा है ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करके, हमको डिसीज से नहीं लड़ना, हमें वहां ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है। भाई जहां पर जिसको प्रभावित करके आपने डिसीज पैदा करी है, वो सामान ही वहां से हटा दो। जब वहां का एटमॉस्फेयर आपने प्यूरिफाई कर दिया, वहां पर कुछ है ही नहीं, आ जाओ डिसीज को बोलो आ जाओ आप यहाँ डेवलप हो लो। डिसीज कहेगी यहाँ कुछ खाने का तो है नहीं, मैं जा रही हूँ, वो चली जाएगी दोस्तों। इसीलिए याद रखना, इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन किसी भी जनरल या लोकल पार्ट में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, या तो वो ऑर्गन को अफेक्ट करेगा या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, वो उस मेडिसिन के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप D1 से काम करोगे, देयर इज नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। यहां आपको किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं, किस ऑर्गन पे जाना है वहां पर उस ऑर्गन के पॉजिटिव मेडिसिन दे दो, काम हो जाएगा, है ना। याद रखना दोस्तों, ये ईच रेमेडी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा न केवल ज्यादातर सिम्टम को कवर कर जाती है दोस्तों, वरन सभी सिम्टम को क्योर भी कर जाती है ना। इसीलिए डिफरेंट अलग अलग मेडिसिन साइमल्टेनियसली एक के बाद एक, है ना, उस एक्शन को काज को रिमूव करने का काम करती है। अर्थात एक रेमेडी में 8 मेडिसिन है, वो मेडिसिन एक के बाद एक वहां पर जो उनके काम है एक दूसरे को सपोर्ट करके सहायक के रूप में काम करती है। इसीलिए एक सिंगल मेडिसिन D1 में भी काम कर सकती है, आपको करते आना चाहिए, कराते आना चाहिए। D2 में भी करती है काम, आपको कराते हैं। A3 का D2 हमारे सीनियरों से पूछ लीजिएगा, A3 का D2 से हमने कितने ब्लड क्लॉट के पेशेंट ठीक किए हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए डिफरेंट लेवल पर जब आप देखोगे दोस्तों, तो उसके इफेक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि ये रेमेडी ऐसे इफेक्ट करती है। किसी ने कुछ कह दिया जरूरी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ D1 देना था, वहां D1 नहीं देना, D3 देना था, है ना। आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट आपके सामने बैठा है, उसकी बॉडी का पावर कितना है, मैंने कह दिया D1 वो सहन कर सकता है ना। सबसे पहले ये देखो सहन कर सकता है क्या, अगर सहन नहीं कर सकता तो सीधे D3 में दो, D1 में मत दो। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगी, ये मैं आपको समझाऊंगा और उसके आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यू आर द बेस्ट। बिकॉज सभी वेजिटेबल और एनिमल लाइफ में जितने भी फिजियोलॉजिकल लॉज हैं दोस्तों, प्लांट जैसे डेवलप हो रहा, आदमी जैसे डेवलप हो रहा, उसमें हर व्यक्ति के लिए अपना एक लॉ है ना, वो उसकी सिंपैथेटी और उसके अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। हर प्लांट आपको अच्छा नहीं लगेगा, हर प्लांट आपको बुरा नहीं लगेगा,
हर व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा, हर व्यक्ति आपको बुरा नहीं लगेगा दोस्तों। यानी उसके डेवलपमेंट, उसके बिहेवियर के आधार पर उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप सिलेक्शन करते हो, एसिमिलेशन करते हो, है ना। उसके रिलेशन के लैक यानी कमी के कारण वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा है आपका क्योर हो जाएगा प्रॉब्लम। इसीलिए इन तीनों प्रोसेस के अंतर्गत दोस्तों जितने भी सब्सटेंसेस जो प्लांट को आप कलेक्ट कर रहे हो, उसको बना रहे हो, है ना, उस सब्सटेंसेस को अगर आपने ओरिजिनल क्वांटिटी में फार्मेसी वालों ने कलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया दोस्तों, तो आप मान के चलेगा ये सब्सटेंसेस यूजलेस अर्थात अनुपयोगी, हानिकारक, या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो क्रूड फॉर्म में हो। यानी वो अगर वहां पर डिजनरेटेड डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस के लेवल पर आ जाए, कोरोसिव लेवल पर आ जाए, तो वो आपके शरीर को खराब भी कर सकता है। इसीलिए आपको याद रखना है, ऑर्गन स्वयं अपनी डायल्यूटेड पोटेंटाइज रेमेडीज के ग्रुप से सिलेक्ट कर लेता है कि यार इसने मुझे सेकंड डायल्यूशन दिया, इसने मुझे थर्ड डायल्यूशन दिया, वो कितने पावर से अंदर जा रहा है दोस्तों, है ना। इसीलिए जब कंपाउंड रेमेडी दी जाती है तो याद रखना जितने भी डिसीज्ड ऑर्गन है उनके द्वारा केवल कुछ ही एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है, सारे एलिमेंट्स का उपयोग नहीं किया जाता है ना। जब वो वहां पर दिख रहा है कि भाई ये एलिमेंट की कमी है, तो उस जो मेडिसिन आपने दी वो एलिमेंट वहां चला जाएगा और वो अपना काम कर लेगा, बाकी एलिमेंट एज इट इज आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली काम होता है, जितना जरूरत होता है उतना अडॉप्टेशन होता है, बाकी सब सबसाइड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बाकी हम लोग कल देखेंगे। और कल मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरा टॉपिक तैयार हो गया, क्योंकि थोड़ा समय की दिक्कत होती है दोस्तों, मैं अकेला हूं, हर काम मुझे अपना अकेला करना है। कोरोना का प्रोटोकॉल बताने वाला हूं, अभी जो लहर आ रही है जेन 1 जो डेवलप हो रहा है उसका पूरा डिटेल बताने वाला हूं, कर मिस मत करना। अगर हो गया कंप्लीट तो कल बताऊंगा, ठीक है, और नहीं तो परसों बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप में से पूछ सकते हो आप लोग। सरिता मैम, डॉक्टर सरिता मैम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मेरी एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहती है, उसने ट्राई भी किया बट वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, वहाँ के नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपना ऐप। मैम ये ऐप केवल इंडिया के लिए है, तो आप फिर इंडिया में आके इसको डाउनलोड करके आप चले जाओ तो फिर दुनिया में अच्छा, भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ओके इसकी ओके, जानकारी निकाल लूंगा और मैं बताऊंगा कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जी जी, डॉक्टर अरविंद कुमार सर, अरविंद कुमार सर, डॉक्टर अरविंद कुमार। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मैंने मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप पे, तो मुझे आपको ट्रीटमेंट लेना आपसे, उसके लिए इंदौर में या कासराबाद में जहाँ भी आप डेली बैठते हैं वहाँ का मुझे लोकेशन दे देना ताकि मैं वहाँ 1-2 दिन रुकने की व्यवस्था कर सकूँ। सर अभी आप ना आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं 19 तारीख से सर 24 तारीख तक बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। 19 तो तारीख का सर मेरा कैंप है, 19 तारीख 20 तारीख को मेरा कैंप है पचोरा में, 40 गांव में, ठीक है, महाराष्ट्र। जी, और 22 को अच्छा मेरा 21 को मेरा कैंप है तुर्काबाद में, और 22 का मेरा कैंप जी है मुंबई में धनशी मैम क्या, और मैं आऊंगा 24 को नाइट को। मैं आपको उसके बाद टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। सर। मैंने तो आपने 22 के बाद का कहा था, तो 24 उसका 23 तारीख का है, वो हो गया रिजर्वेशन। 24 में पहुंचूंगा मैं मॉर्निंग। ठीक है सर, देख लेंगे 25 फिर। रुक जाएंगे तो फिर 25 में आपसे वो हो जाएगी। ठीक सर है, स्थिति थोड़ी क्रिटिकल होती जा रही है मेरी, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आइए आप, जी लेकिन जी, मैं उपलब्ध हो पाऊंगा ये मेरे लिए थोड़ी समस्या है, नहीं ठीक है। कोई बात नहीं सर, लोकेशन होगी तो उसी के क्लिनिक के आसपास कहीं मैं व्यवस्था कर लूंगा, होटल कोई दिक्कत वगैरह नहीं, में, लॉज कोई वगैरह में। दिक्कत नहीं, दोनों जगह का जी एड्रेस डाल देता हूँ आपको, ठीक है। जी जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। जी, मनप्रीत कौर मैम, डॉक्टर मनप्रीत कौर मैम, डॉक्टर मनप्रीत कौर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं आपसे ना एक छोटी सी फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ। मैं लास्ट ईयर भी थी। जी सर मेरे पास एक पेशेंट था यूके का।
उसका जी सडनली वेट लॉस हो रहा था, जी तो बहुत ज्यादा स्लिम हो गया। ना शी इज 48 kg। तो जी यूके डॉक्टर्स को कोई डायग्नोज नहीं हो रहा था, काफी जगह से उन्होंने चेक किया। इधर दिल्ली जब वो आए तो तब उनको वो भी चेक कराया गया। तो वो कोई इसको टीबी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। जब हम मेरे पास आए ना सर, तो मैंने उनका सिर्फ शुगर डिटेक्ट किया। तो मैंने उनको जीटी बूस्टर और एंटी बूस्टर पॉजिटिव में दिया, साथ में जी अपना डायबिटिक ड्रॉप दिए, तो लेक्ट्रोजाइम और डाइगोक्योर दिया। तो सर उसका फोन आया, बोल रही है मैं एकदम ओके होगी, मेरे 3 kg वेट टूटा हुआ। सर यूके जी। वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आप ले रहे हो, कि उसके लास्ट रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद बोला कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत बढ़िया मैम, बधाई आपको। आपको थैंक समझ में आ गई, यू बेस सर। की चीज आपको समझ में आ गई ना, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है। कमाते जाओ अब, है ना, सर कमाते ऐसे जाओ, पलट के नहीं देखना आपको। जी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए। जैसे कोई एक थंब था सर, उसको ऑपरेट के लिए बोल दिया था कि इसको काटना है। सर मैंने जी। गैंग्रीन और फोर्ट 1000 में दिया था सर, तो उसका आफ्टर 4 डे वो काफी क्योर हो गया। तो आज उसका थंब बिल्कुल ठीक है सर उसका। बहुत बढ़िया मैडम, शानदार। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी सर। बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर सी एस किन्नल जी, डॉक्टर सी एस किन्नल, आप बोलते नहीं, कल भी आपने हैंड राइज किया था, प्लीज बोलिए डॉक्टर सी एस किन्नल। डॉक्टर शुभांगी मैम, शुभांगी मैम, नमस्ते सर जी। नमस्ते। यहाँ भी नहीं छोड़ा पीछा मेरा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक जी क्लास चलेगी तब तक साथ में रहेंगे। बिल्कुल क्लास मैम। में तो साथ में, बाकी तो है ही। जी जी, आपके क्या जी अनुभव है मैडम? सर, अभी हर पेशेंट का फीडबैक फर्स्ट मंथ में 60-70% पॉजिटिव आ जाता है। कईयों जी का बहुत 100% भी आ जाता है। हाँ जी। बहुत थ्री बढ़िया, थ्री बहुत। मंथ्स में, टू जी थ्री मंथ्स 4 मंथ्स में प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है पेशेंट की। बहुत बढ़िया मैडम। काफी चीजें, स्किन में भी काफी अच्छा इफेक्ट आ, स्किन डिसीज अच्छा, में भी काफी अच्छा चल रहा है। संजय सर के आप तुर्गाबाद आके आपको ने क्या सीखा मैडम मेरे साथ? हाँ, हाँ जी। तुर्काबाद में जब हम हाँ आए थे, जी। औरंगाबाद में, आप मेरे साथ थे, है ना? 5 से 10 मिनट में पेशेंट कैसे निकालने का। ठीक है, 10 मिनट के अंदर एक पेशेंट कैसे ट्रीट करने कैसे का। निकालना है। दूसरा, आपको ध्यान हो तो एक वो लक्ष्मी मैम आई थी बैंगलोर से, ठीक है जी ना? जी। हाँ हाँ। उनके हस्बैंड 2 महीने में क्योर हो गए, ठीक है, वाओ। 2 महीने में। वो सीख जी के भी गई और उन्होंने उनको ट्रीट भी किया। उस समय जी हमने दिया, बाद में उन्होंने खुद ने ट्रीट किया। वो आश्चर्यचकित है कि 10 साल से मैं मॉडर्न साइंस से ले रही हूँ, होम्योपैथ से ले रही हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, और आपने ऐसा क्या बता दिया कि 1 महीने में। और दवाई उन्होंने वही कैंप की दवाई उनको बना के दी। बोले जी हम जी। कैंप में भी हम ओरिजिनली दवाई यूज करते हैं, हम हम दूसरी चीज देखो ना यूज नहीं सर, करते। 2-2 महीने में कैंसर के पेशेंट को कितने अच्छे रिजल्ट है। कई जी पेन वाला भी मेरे सामने ही पेशेंट बैठे हैं। पेन जी था उनको 1 महीने में, बहुत ज्यादा फर्क था, बहुत ज्यादा। जी, अभी बहुत अभी बढ़िया, आए मेडिसिन लेने बहुत के लिए। बढ़िया। तो जी मतलब कि एक तो माइंड के ऊपर भी बहुत अच्छे मेडिसिन काम कर रहे हैं। जिन जी आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, जी, ये सब बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। है, बच्चों में भी है। जी तो जी बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट है, और एक एक महीने में काफी फर्क पड़ जाता है। मतलब बोल देते हैं बिल्कुल हाँ हमें बहुत शांति लग रही है, हमारा दिमाग बहुत शांत हो गया है। ऐसे बहुत बिल्कुल, सारे पेशेंट हैं। बहुत बढ़िया सब मैम। चीजों पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं सर जी। और बिल्कुल ये बिल्कुल नई क्लास, न्यू क्लास में और नया कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम आपका पीछा छोड़ने नहीं वाले। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी ओके, थैंक यू सर। या जी जी, वसीम शेख जी, डॉक्टर वसीम शेख, डॉक्टर वसीम शेख जी, इजी इलेक्ट्रोमेपेथ ट्रीटमेंट।
इजी इलेक्ट्रोमेपेट ट्रीटमेंट। सर नमस्कार। नमस्ते गुरुदेव, आपने भी छोड़ा नहीं मुझे। अरे नहीं सर, मैं तो लाइफ में कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। आपकी वजह से ही मुझे ये दिन देखने को मिले सर। अरे नहीं सर, आप तो मेहनती लोग हो सर, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, अरे बहुत नहीं बढ़िया। सर, नहीं नहीं सर, आपका जी, आशीर्वाद अगर नहीं होता तो हम तो कभी निकल ही नहीं पाते सर। अरे ठीक है सर, कभी ऐसा मत बोलो, मुझे घमंड हो जाएगा। नहीं नहीं सर, सर वो आप उसके लिए डिजर्व करते हैं सर उस बात के लिए। थैंक यू सर। जी जी एक बहुत अच्छी बात है सर कि जी पिछले 8 महीने से मैं अपने क्लिनिक के लिए मैंने खर्चा किया, अपना सेटअप बनाया, उसका रेंट दिया, उसकी जी एडवांस दिया। जी और सर पिछले मार्च से मैंने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन देता हूँ सर, जी सैटरडे संडे। जी तो अभी सिर्फ मैंने 8 हफ्ते यानी 8 दूनी 16 दिन दिए हैं सर। 16 दिन में जी। मैंने पूरा 8 महीने का रेंट किराया सब कुछ मेरा सर बैक हो गया। वाह, बहुत बढ़िया सर, शानदार। जी सर, हेड्स बहुत। अप। मेटी सर जी को मत भूलना सर, सबको भूल जाना, मेटी जी को मत भूलना। सर आपकी और मैटी जी की फोटो मेरी क्लिनिक में सबसे सामने लगी है। जी, बहुत नहीं सर, बढ़िया। हमारे लिए सर मैटी जी को तो देखा नहीं, लेकिन आपको देखा है ना सर। हमारे लिए तो मैटी जी आप ही है सर। और अरे नहीं। आपके एक एक जी वर्ड, एक एक वर्ड सर, आप चाहे जिस अंदाज में भी बोलते हैं वो 100% ट्रूथ होता है। उसको हमने प्रैक्टिकल भी किया है। आपने जी चल बोलते थे सर S1 F1 दे दीजिएगा, पैरालिसिस में बहुत अच्छा है सर। वो आपने जी जो बोला वो सर 2 घंटे में मूवमेंट करने लगी आदमी, लेडी चलने फिरने लगी, हाथ उठाने जी लगी। जी इतना विराट साइंस है सर, और इतने अच्छे तरीके से आप जो समझाते हैं और हिंदी मीडियम में समझाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम हिंदी वाले तो हैं, जी इसमें बोलने में उतना समझ में आता नहीं है सर, क्योंकि सर, मैक्सिमम। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश, टोटल इंग्लिश का सेमिनार करने की तो सर कोशिश हम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ सर, इंग्लिश में तो सीख रहा सर हूँ। हम उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो बहुत जी अच्छा लगा सर। इस बार तो मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी वाइफ जी। चारों आपसे ट्यूशन ले रहे हैं सर। थैंक यू सर, पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपको। जी जी जी, थैंक यू सर। जी जी जी। नीलांचला नाइक जी, डॉक्टर नीलांचला नाइक जी। नमस्कार सर। डॉक्टर जी, नमस्ते। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं पहली बार जी आपसे जुड़ा हूँ। जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में फ्रेशर में हूँ मैं। जी जी सर मैं समझ नहीं पाया ये जो S1 का सेकंड क्लास जो बोले आपने, जी। वो अभी थोड़ा सा समझ बहुत नहीं कुछ, पाया। अभी बहुत कुछ चीज समझेंगे सर, अभी तो शुरुआत है, वेट एंड वॉच। जी सर। ठीक है, जी सर। आफ्टर 1 जी मंथ देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग प्लांट्स पढ़ेंगे, ये फिलोसॉफी से, ये फिलोसॉफी क्लियर हो जाएगी जब मैं बताऊंगा मेडिसिन, तब आपको समझ में आएगा, है ना। अभी पहले हम 115 प्लांट्स पढ़ेंगे, उसके जी सर। बाद में हम लोग जब शुरू करेंगे ना, कैसे मेडिसिन बनाते हैं, कब बनाते हैं, पूरा लाइव बताऊंगा आपको, और आपसे बनवाऊंगा भी। ठीक है, तो जी वो सर। जी चीजें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है ना, जी आप सर। नोट जी सर। करके जाइए बस आप। ठीक है जी। डॉक्टर जी विनोद गुप्ता सर, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर जो ये इंडियन प्लांट्स है क्रूड का, वैसे तो आपने बता दिया, आगे बताएंगे, तो मुझे जी मेरे क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया। अब मेरी क्वेरी यही थी कि इंडियन प्लांट से सर क्रूड कैसे बनाए जा सकते हैं। सर, बहुत इजी समझाऊंगा, वेट एंड वॉच, सब चीज बताऊंगा। ये तो आज मुझे फिलोसॉफी में दिखाना था, तो मैंने आपको दिखाया कि देखो, ये डिस्टिल वाटर का क्रूड है। ठीक है, तो ये इस कलर का होता है, ये देखो आप, ये आपका ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, ये C5 है। कलर देखिए आप, है ना, कभी एक जैसा नहीं होता, है ना। आप ये और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए आप P4, ये आप देखिए। ठीक है, ये क्रूड है ना। और अगर यही चीज आप क्रूड लेंगे तो ये कोई कंपनी ऐसी भी बनाती है, देखो आप, बिल्कुल आप आर पार देख नहीं सकते, इसमें देख लो, आर पार दिख रहा है आपको, है ना। ये कोल्ड का है, और ये मैचरेशन टेक्निक से बना हुआ है, और ये हॉट फर्मेंटेशन से बना हुआ है। ठीक है, अब इसी का ये डिस्टिल वाटर बेस देखेंगे, प्योर आर पार, है ना, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें
हल्का सा आरएस का टेस्ट है, लेकिन इसमें प्योर डिस्टिल वाटर का है। और ये जो एनएल सिन्हा जी का है, वीबी सिन्हा जी का, ये प्योर आरएस बेस होता है। ये ग्लोबल थेरेपी से बना के बेचते हैं और इसके रिजल्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज बताऊंगा, वेट करिए सब चीज का। ये तो इंट्रोडक्शन है, अभी 2 दिन हुए हैं, आपको मैं सारी चीज सिखा के छोड़ूंगा, इसलिए तो 6 महीने का फर्स्ट सेम होता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी जी। डॉक्टर वसीम शेख जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर वसीम शेख जी। CS किन्नल जी, डॉक्टर CS किन्नल। डॉक्टर नरिंदर सिंह सर, डॉक्टर नरिंदर सिंह सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी आवाज कम आ रही है सर एक पेशेंट आया था मेरे पास, दोनों साइड किडनी में स्टोन थे उनके जी ना तो कुछ खा पाते थे, उनको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी जी मैंने गन स्टोन और लीवर ड्रॉप दोनों को मिक्स करके दिया जी। इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला सर, एक दिन में ही पूरा फीडबैक मिला सर। क्या बात करते हो सर, दोनों मिला दिया? दोनों मिला दिए सर, 10 ड्रॉप TDS सर। उसका वाह, पेन बहुत सही और जो यूरिन में बर्निंग थी वो भी ठीक, और भूख लगने लगी और शाम तक खाना खाने लगे। वाह, बहुत बढ़िया सर। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी जी जी। डॉक्टर सरस्वती, डॉक्टर सरस्वती चवाली जी। डॉक्टर सरस्वती चवाली जी। डॉक्टर सबील अहमद शाकिर जी। सबील अहमद शाकिर जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं आपका पार्ट 1 परचेज किया था मई मंथ में, इसी साल का, और जी मैं तब से स्टडी कर रहा हूँ सर। अब तक वर्वन तक पढ़ा हूँ सर। जी जब वर्वन पढ़ा था उस दिन मेरे बेटे को पेट में दर्द आया था सर, स्टोमक पेन हुआ था। जी स्कूल को जाने टाइम पे मैं क्या किया, उसको वो वर्वन वई का D4 का जो ड्रॉप होता है उसको नाभि में 2 ड्रॉप डाल डाला, दिया। 10 जी डाल दिया। दो लहजे में 2 मिनट में उसका जो भी पेन था वो सबसाइड हो गया। वो स्कूल को निकल के चले गया। बहुत बढ़िया, ये शानदार सर, बहुत बढ़िया। क्या सर, मैं ये जो कोर्स ज्वाइन किया हूँ ना सर, ये आपने खुद के लिए ज्वाइन किया हूँ सर, हमारे फैमिली के लिए और अपने परिवार का हेल्थ कंडीशंस के लिए ज्वाइन किया हूँ सर। बिल्कुल सर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप 6 महीने के बाद में अपने आप को देखिएगा सर। सबील सर, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे सब भाई लोग जो 1 साल के बाद में 10 साल के अंदर इतना स्टेबल हो जाए तो हमारे सब परिवार में 2-4 डॉक्टर होना ही होना। ठीक है, मैं ये लेवल पर लेकर आ जाऊंगा। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़िए अपने आप से, अपने आप को पढ़ने पे मजबूर कीजिए और रिजल्ट निकाल के लाइए। निकालना हमें पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी जी। SK छेतू सर, डॉक्टर SK छेतू सर। डॉक्टर SK छेतू सर, आप लोग बोलते नहीं यार। हाँ सर। रामश्रय मौर्य सर, डॉक्टर रामश्रय मौर्य जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर अभी सुना मैंने कि इंग्लिश कंपनी में एक गन स्टोन और सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर ये गन स्टोन और लेगर स्टोन ये क्या है, मेडिसिन है या इसको किसान है? मतलब नहीं समझ में आ रहा सर, आपकी आवाज भर्रा रही है, कुछ साउंड पीछे से क्रिएट कर रहे हैं। आप सुनिएगा जब लेक्चर आप सुनेंगे ना। क्या रीनल स्टोन और गाल स्टोन क्या? वो सर वो मेडिसिन बताई गई है, गन स्टोन और लेवर स्टोन। हाँ। ये क्या है, कंपनी कोई पेटेंट है या ये क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा। सर ये नेगेटिव कंडीशन होती है, जब बॉडी के अंदर कभी भी कुछ मटेरियल रुकता है वो नेगेटिव होता है, उसके लिए आपको सीधा पॉजिटिव मेडिसिन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे D3, D2, D1, D जो भी आपके पास अवेलेबल हो, D1, D2, D3, D4 सब दे सकते हो। ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट है,
जिसको निकल जाना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी इसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। इस वजह से चलो किडनी में तो पानी का पूरा सिस्टम होता है, लेकिन गाल ब्लैडर में सिस्टम नहीं होता, वहां से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए वहां कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन ये सब बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड हो जाएगा तो कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल ये सब हार्ड बन जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन कलेक्ट होते हैं, बड़ा स्टोन बनता है और ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये सब चीजें बताऊंगा, वेट एंड वॉच सर, एक एक चीज बताऊंगा जी। डॉक्टर वीके सरकार जी, डॉक्टर वीके सरकार। चलिए अब आज ही समाप्त करते हैं जी। सर बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैं सर आपकी ये क्लास में पहली बार कर रहा हूँ जी, और आपके वीडियो मैं यूट्यूब में देखता हूँ जी, जो भी जैसे भी है, तो कुछ जी, प्रोटोकॉल भी यूज करता हूँ आपके, जैसे एंटी वगैरह है, बाकी सब जी, प्रोटोकॉल इसके है ही नहीं। जी जैसे जैसे आगे सर, जैसे जैसे क्लास कि चलेंगे, जैसे जैसे प्लांट शुरू होंगे ना, डेली हाँ सर, एक बेस प्रोडक्ट आपको सिखाऊंगा मैं, डेली एक बेस प्रोडक्ट, वो कहाँ काम करता है, क्यों करता है। तो जब आपका 6 महीने कंप्लीट होगा 100 चीजें ऐसी बनवा लूंगा आपसे मैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, 100 चीजें ऐसी बनवा लूंगा कि मेरी फीस तो आप 1 महीने में निकाल लोगे, पूरे 4 सेम की फीस 1 महीने में निकल जाएगी। लेकिन 24 महीने बाद, यानी 12 महीने से 24 महीने का जो हमारा कोर्स होता है, उसके बाद में कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने सर मकान बना लिया, मैंने गाड़ी बना ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे बच्चे का एजुकेशन ऐसा कर दिया, इतना चेंज आता है सर, आपके काम करने पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी जी। CS किन्नल जी, डॉक्टर CS किन्नल, आप बोलते नहीं है, आप हैंड राइज कर देते हैं। चलिए